सर्कल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, कितने टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, यहाँ पे कुछ लोगों का कन्वर्सेशन दिया हुआ है। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग टुगेदर इन अ विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। तो ये जो गुरमीत, मधु और टीना जो है ये वॉक कर रहे थे गांव में। तो इन तीनों ने देखा कि जो फार्मर है, किसान है, वो क्या कर रहा है ना कि टिल कर रहा है खेत को, मीन्स हल चला रहा है खेत में। दे द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोविंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो फिर किसान इन लोगों को बोलता है कि बच्चों, मैं जो हूँ वो मैन्योर मिला रहा हूँ खेतों में, उससे क्या होगा कि हमारा जो फसल है वो बहुत अच्छा होगा और हमारा सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होगा। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factory to make bread biscuit from flour। तो वो बोलता है कि जो मैं वीट उगा रहा हूँ ये बहुत अच्छा प्राइस हम लोगों को मिलता है इससे मंडी में। फिर ये मंडी से फैक्ट्रीज़ में जाती हैं जहाँ पे वीट का जो आटा होता है उससे बिस्किट और ब्रेड बनाया जाता है। This trans this transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activity. These are primary, secondary and tertiary। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्लांट का, एक फिनिश्ड गुड वो गुड होता है जो अब कंप्लीट हो गया है, उसमें अब कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा, वो कंप्लीट है, रेडी टू यूज़ है। तो एक प्लांट से फिनिश गुड बनने का जो प्रोसेस है उसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी एक्टिविटी हो गया। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कनेक्टेड है किससे, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है और किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, उसमें हम लोग कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, फिशिंग, कल्टिवेट करते हैं इसको भी। गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये सब क्या है, गुड एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिविटी का। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो है कनेक्टेड है प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। तो देखो सेकेंडरी एक्टिविटी वो होता है जिसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी का जो गुड्स है उसको प्रोसेस करते हैं। देखो अब जैसे कि हो गया स्टील। स्टील क्या होता है, हम लोग अर्थ से एज अ मेटल के फॉर्म में निकालते हैं, तो वो उस समय यूज़ करने लायक नहीं होता है, तो उसको फिर फैक्ट्रीज में ले जाके उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आयरन ओर हम लोग अर्थ से निकालते हैं, तो उसको रॉ फॉर्म में हम लोग यूज़ ना करके उसको फिर हम लोग फैक्ट्रीज में भेजते हैं, फिर उस आयरन ओर से फिर आयरन रॉड बनता है, फिर हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब के काम में यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी हो गया जो कनेक्टेड है प्रोसेस से। वीविंग ऑफ क्लोथ ये भी एक क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखो टर्सरी एक्टिविटी क्या होता है। टर्सरी एक्टिविटी है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, तो ये सर्विस देता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है, ट्रेड देता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, टर्सरी एक्टिविटी का। जैसे अब देखो कहीं पे, लेट सपोज कि पंजाब में गेहूँ उगा, तो अब वो पंजाब के गेहूँ को साउथ में तमिलनाडु में भेजना है तो कैसे जाएगा, तो फिर वो ट्रेन पे डालेंगे हम, फिर वो ट्रेन लेके जाएगा तमिलनाडु। तो वो जो ट्रेन लेके जाएगा तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्सरी एक्टिविटी को प्रोवाइड कर रहा है वो, किसको, प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल हो गया कि अगर वीट को पीस के आटा बना देते हैं हम लोग, फिर आटे को बिस्किट बना दिए। अब वो बिस्किट हो गया, तो अब उस बिस्किट लोग खरीदेगा कैसे, पहले हम लोगों को टीवी पे एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इट इंक्लूड ग्रोविंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स। तो ये रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स मीन्स भेड़ बकरियाँ पालना, चराना। तो ये क्या है, सब एक्टिविटीज़ आती हैं अंदर प्राइमरी एक्टिविटी। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडल्ज है किस चीज़ में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का 2/3
पॉपुलेशन अभी भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसलिए इंडिया को एग्रेरियन कंट्री भी कहा जाता है। अब देखो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब देखो फेवरेबल टोपोग्राफी मीन्स कि वहाँ किसी किसी जगह पे क्या प्लेन्स है, मीन्स वहाँ पे संतलप ज़मीन है जहाँ पे अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो, अच्छे अमाउंट में सनलाइट मिले, तो अच्छे अमाउंट में सॉइल फर्टाइल होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो ये सब चीज़ हैं वो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, ठीक है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन आर नोन एज एरेबल लैंड। तो जिस लैंड पे, जिस खेत में हम लोग क्रॉप को उगाते हैं उसको एरेबल लैंड भी कहते हैं, कल्टीवेशन लैंड भी कहते हैं। तो 4.1 दिया हुआ है, तो ये हम आगे देखेंगे। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोविंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। तो हम अभी एक मैप देखने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सुटेबल जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। देखो ये मैप है, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ये जो रीजन है ईस्ट रीजन, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। बात करें साउथ अमेरिका की, तो ये जो साउथ ईस्ट रीजन है वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, थोड़ा यहाँ भी हो रहा है एग्रीकल्चर, इस जगह पे भी एग्रीकल्चर हो रहा है। अफ्रीका की बात करें तो मिड अफ्रीका में, ये रीजन में अच्छा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। कुछ यहाँ भी हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ये पूरा यूरोप है, ये रशिया है, ये चाइना है, तो चाइना में भी अच्छे अमाउंट में, रशिया में, यूरोप में भी अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है। इंडिया की बात करें तो ये हमारा प्यारा इंडिया है, और हमारे पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर पार्ट में अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब फ्यू आइलैंड्स हैं, ये श्रीलंका हो गया, तो यहाँ अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। ये सब क्या है, एरेबल लैंड है, मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड है। देखो यहाँ एक डू यू नो बोला गया है। एग्रीकल्चर क्या होता है, तो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। तो द साइंस मीन्स एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, सॉइल पे क्रॉप को उगाते हैं, रियरिंग ऑफ मीन्स भेड़ बकरियाँ पालते हैं, इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, और इसको फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सीरीकल्चर क्या होता है, तो कॉमर्शियली रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो कॉमर्शियली रियरिंग मीन्स क्या होगा, कॉमर्शियल किसी चीज़ को उगा रहे हो, चाहे किसी चीज़ का आप कल्टीवेशन कर रहे हो, किस लिए, कॉमर्शियल वे के लिए, मीन्स उसको बेचने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं सीरीकल्चर। सीरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को उस अमाउंट में उगाना कि उससे कॉमर्शियली बेनिफिट उठाया जा सके, तो उसको बोलते हैं सीरीकल्चर। देखो होता है पिसीकल्चर, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड, तो फिश को पालना किसी पॉन्ड में या किसी टैंक में फॉर कल्टीवेशन मीन्स फॉर कॉमर्शियली बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिसीकल्चर। फिर आता है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स मीन्स अंगूर की खेती करने को हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब क्या होता है, विटीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। अब देखो फार्म सिस्टम क्या होता है, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है, इसको एज अ सिस्टम की तरह भी देखा जाता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी। तो एक इसमें फार्म सिस्टम में इम्पॉर्टेंट अगर इनपुट्स की बात करें क्या क्या इसमें लगता है, तो सीड्स, फिर फर्टिलाइज़र और मशीनरी लगता है। सीड मीन्स बीज, फर्टिलाइज़र्स और मशीनरी को यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो दो फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है कि क्या होता है इनपुट एग्रीकल्चर में, क्या प्रोसेस होता है, क्या आउटपुट होता है। एग्रीकल्चर की बात करें, इनपुट्स की बात करें तो मशीनरी इनपुट हो गया, सीड्स उसमें इनपुट हो गया, केमिकल्स उसमें जो डाला जाता है वो इनपुट्स हो गया। अब उसको प्लॉपिंग करना, फिर सोइंग करना, स्प्रेइंग करना, ये सब क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, जिसके कारण क्या होगा, अच्छा अमाउंट में जो फूड है, फॉडर है, वो अच्छे अमाउंट में उससे प्रोड्यूस होगा। आउटपुट क्या हो गया, तो उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका आउटपुट हो गया, ठीक है। फिजिकल इनपुट की बात करें तो सनशाइन, फिजिकल मीन्स जो हमें नेचर से मिल रहा है, जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल, रेनफॉल, ये सब क्या है, फिजिकल इनपुट्स है। ह्यूमन इनपुट्स की बात करें तो स्टोरेज, यहाँ पे अनाज को रखा जा सके, लेबर, जो लेबर खेत में काम करेगा, मशीनरी और केमिकल्स, ये सब हो गया ह्यूमन इनपुट्स। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि फिजिकल इनपुट्स क्या होता है और ह्यूमन इनपुट्स क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या होता है फिजिकल इनपुट, ह्यूमन इनपुट, तो आपको घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लॉपिंग। तो एग्रीकल्चर में कुछ ऑपरेशंस मीन्स प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लॉपिंग करना, खेत को जोतना, फिर सोविंग मीन्स फिर
जोतने के बाद खेत में दाने मीन्स सीड्स को डालना, बोना। इरिगेशन, वाटर का सप्लाई करना खेत में। वीडिंग मीन्स जो घास जो खेत में काम का चीज़ नहीं, जैसे देखो आपने आप वीट लगाया तो वीट तो लगा दिया, पर जब हम पानी डालेंगे तो साथ ही साथ घास जो है वो क्या नेचुरली ऑटोमेटिकली उसमें उग जाएगा, तो फिर उस घास को हटाने को बोलते हैं वीडिंग करना। हार्वेस्टिंग, जब फसल पक जाए तो उसको काटना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये सब क्या ऑपरेशंस हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप। आउटपुट मीन्स एग्रीकल्चर हम लोग किया, उसका हार्वेस्ट हो गया तो उससे आउटपुट हम लोग क्या आया, तो क्रॉप्स, वुल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सब उसका आउटपुट है। अब देखो टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है, तो फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में फार्मिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह से किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे हैं। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका डिमांड कितना है। लेबर वहाँ पे किस अमाउंट में है, लेबर ज़्यादा बहुत अमाउंट में मीन्स कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन बहुत है तो वहाँ लेबर बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहाँ लेबर बहुत कम अवेलेबल होता है, तो वहाँ लेबर कैसा है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा, और कंट्री कितना डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी में, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। तो अब देखो वो दो मेन टाइप में कैटेगराइज है, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियली फार्मिंग। तो चलो हम लोग देखते हैं अब कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो इस फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, जैसे कि फूल पत्तियों का जो सड़ गल के फिर जो उसको हम लोग खेत में मिलाते हैं कि जो सॉइल का फर्टिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो नेचुरल मैन्योर जो डालते हैं और नेचुरल पेस्टिसाइड डालते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल की जगह पे नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन डन, मतलब सीड्स हम लोग HYB सीड्स नहीं डालते हैं, नॉर्मल सीड्स डालते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र डाल के हम लोग जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर आपसे 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप लिख देना। ऐसा फार्मिंग जिसमें हम लोग ना मैन्योर ना पेस्टिसाइड डालते हैं और नेचुरल वे से उगाते हैं बिना किसी HYB सीड्स के, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो ये फार्मिंग जो है वो किसान के द्वारा किया जाता है, किस लिए, ना कि बेचने के लिए। ये फार्मिंग किया जाता है कि किसान अपने परिवार का जो ज़रूरत है पूरे साल भर का उससे वो उगा सके, ठीक है ना। ये कॉमर्शियली नहीं होता है, ये बेचने के लिए नहीं होता। हाँ, अगर किसान ज़्यादा अमाउंट में उगा ले तब वो उसे बेच सकता है, बट इसका मेन पर्पज़ होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग का कि किसान अपने और अपने फैमिली के लिए उगाए। Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce on a small output। तो देखो ट्रेडिशनली बात करें तो ये सबसिस्टेंट फार्मिंग बहुत पुराना टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम होता है, इसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। घर के जितना, मतलब लेट सपोज़ कि कोई एक फैमिली है तो 4-5 लोग हैं उसके घर में, तो वो 4-5 लोग मिल के वहाँ फार्मिंग करेंगे, तो यहाँ पे लेबर का अमाउंट नहीं होकर फैमिली मेम्बर्स लोग काम करते हैं। Subsistence farming can be further classified as इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखो अब सबसिस्टेंस फार्मिंग भी 2 सब हेड्स में बट गया है, जैसे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। देखो अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है, तो इन इंटेंसिव subsistence agriculture the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो होता है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे फार्मिंग करता है, बहुत छोटे से ज़मीन पर, और सिंपल टूल होता है, ज़्यादा कॉस्टलियर टूल ना हो कि सिंपल टूल होता है, बट वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लेन। तो देखो क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, तो क्लाइमेट जहाँ का अच्छा है और लार्ज नंबर ऑफ डेज ऑफ सनशाइन रहता है, मीन्स ज़्यादा समय तक वहाँ धूप अच्छा अमाउंट में मिलता है। फर्टाइल सॉइल है, ये सब क्या करता है, परमिट करता है, मीन्स अलाउ करता है किसान को कि वो ग्रो कर सके मोर देन 1 क्रॉप। तो उस जगह जहाँ पे अच्छा अमाउंट में सनशाइन प्रेजेंट है, अच्छा अमाउंट में वहाँ का टोपोग्राफी बहुत अच्छा है, तो वो क्या करता है, किसान को अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक साल में 2 से 3 क्रॉप उगा सके, मोर देन 1 क्रॉप उगा सके। राइस इज़ द मेन क्रॉप, अदर राइस इस तरह की जगह पे राइस जो होता है वो मेन क्रॉप होता है। अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज़ मीन्स होता है कि क्या, मकई, ठीक है, जहाँ बहुत जगह पर उसे भुट्टा ही बोला जाता है। पल्सेस मीन्स दालें, ऑयल सीड्स, सरसों। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। तो देखो जो एग्रीकल्चर होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये थिकली जो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, उस जगह पे
इस तरह का एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, देखो तो ये एरिया उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि हो गया साउथ में जहाँ पे अच्छा अमाउंट में मानसून होता है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी अच्छे अमाउंट में इसे किया जाता है, जैसे कि म्यांमार साइड, वो साइड मीन्स नॉर्थ साउथ के ईस्ट साइड में। अब देखो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इस तरह के फार्मिंग में इंक्लूड होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स कल्टीवेशन को शिफ्ट करना वन प्लेस से अदर प्लेस तक। देखो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन अ थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल हो, उस जगह पे इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ अमेजॉन बेसिन भी बहुत घना जंगल है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे इस तरह के फार्मिंग किया जाता है। फिर टॉपिकल अफ्रीका में इसे किया जाता है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब मेघालय साइड, उधर उस तरफ किया जाता है जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन हो और जहाँ पे बहुत सारा पेड़ हो, तो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। देयर आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो, वहाँ का वेजिटेशन तुरंत रीजनरेट हो जाए, उस जगह पे ये सब तरह का एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किया जाता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाई फिलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। तो देखो ऐसा प्लॉट जहाँ पे, ऐसा जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, उसको क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, काट के हटाया जाता है और उसको बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो द ऐश आर देन मिक्सड विद द सॉइल। तो जो पेड़ को काट के सुखा के जला दिया गया, फिर उसका जो ऐश होता है ना, जो उसका छाई जिसको बोला जाता है, वो फिर उससे मिला दिया जाता है सॉइल में, जिसके कारण क्या होता है, क्रॉप लाइक मेज, यैम, पटैटो एंड कसावा आर ग्रोन, जिसमें इन सब तरह का गुड्स को उगाया जाता है, ये सब तरह का एग्रीकल्चरल गुड्स को उगाया जाता है। देखो ये जो यैम होता है ना, इसको रतालू बोलते हैं, बहुत जगह पर उसे ओल भी कहते हैं, तो उसे ग्रो किया जाता है। आफ्टर द सॉइल लूज इज फर्टिलिटी द लैंड इज एबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट। तो अगर 2 साल 3 साल खेती करने के बाद उस जगह पे जहाँ पे पेड़ को काट के छोटा सा अमाउंट में एग्रीकल्चर किया गया था, 2-3 साल बाद उसका जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो क्या होता है, वो लूज़ हो जाता है। तो फिर फार्मर क्या करता है कि उस जगह को छोड़ के फिर दूसरे जगह पे जाएगा, पेड़ काटेगा, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पेड़ को काटा जाता है, उसे सुखा के जला के फिर उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उससे सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देखो यहाँ एक डू यू नो फैक्ट दिया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसको डिफरेंट डिफरेंट मतलब दूसरे दूसरे नाम से बुलाया जाता है दूसरे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे देखो झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ इंडिया रीजन में, तो नॉर्थ इंडिया रीजन में इसको झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, और लदांग कहा जाता है मलेशिया में। देखो अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है। इस नोमैडिक हर्डिंग जो होता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो नोमैडिक हर्डिंग मीन्स ये एक तरह का प्रैक्टिस है जिसे किया जाता है कहाँ पे, एरिड रीजन, जहाँ पे सूखा या सेमी सूखा, ज़्यादा सूखा हो, सहारा डिजर्ट में किया जाता है, सेंट्रल एशिया में किया जाता है, सम पार्ट ऑफ इंडिया में भी किया जाता है, जैसे राजस्थान, वहाँ भी एरिड रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। तो इस एग्रीकल्चर में, इस तरह के प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो हर्डमैन है, मीन्स जो एक इंसान जो इस तरह का कल्टिवेशन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या करता है कि अपने जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। किस लिए? फूड और फोडर के तलाश में, पानी के तलाश में। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये एक आदमी है, ये सब कैमल्स को ले जा रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए? कि उस जानवर को खाना मिल सके, पानी मिल सके। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है। अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स मीन्स डिफाइंड रूट डिफाइंड होता है, ना कि किसी तरह भी निकल जाता है, रूट डिफाइंड होता है इन लोगों का। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एज अ टेरेन। प्रैक्टिस को किया जाता है एज अ क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट की तरह। जैसे कि समझ लो कि कहीं पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो वहाँ पे शायद अच्छा अमाउंट में फूड फॉडर अवेलेबल ना हो, वाटर अवेलेबल ना हो, तो ये लोग क्या करते हैं, लार्ज एरिया ट्रैवल करते हैं। किस लिए? फूड और खाने और पानी के लिए। ठीक है, शिप्स, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमन रियर्ड। तो इस तरह का जो एक्टिविटी किया जाता है, उसमें कौन कौन सा एनिमल इंक्लूड होता है? तो शिप्स, भेड़ बकरियाँ, ये सब होता है, कैमल होता है, याक होता है एंड गोट्स होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट
टू हर्डर एंड द फैमिलीज। तो मिल्क देता है, वुल देता है, अदर अमाउंट ऑफ जैसे मीट देता है, मिल्क देता है, तो ये सब फार्मर्स को देता है, इसलिए फार्मर्स इस तरह का प्रैक्टिस को करते हैं। अब देखो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके दो सबहेड्स भी पढ़ लिए। अब देखो दूसरा तरह का फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फ्रॉम स्केल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि फसल को उगाया जाता है, एनिमल को रियरिंग किया जाता है फॉर सेल इन मार्केट, तो मार्केट में बेचने के लिए। देखो अगर याद करो तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, उस फार्मिंग में फार्मर जो है वो मेनली अपने फैमिली के लिए उगा रहा था, उसके नीड को फुलफ़िल करने के लिए उगा रहा था। बट कमर्शियल फार्मिंग में यहाँ पे जो फार्मर है वो अपने फैमिली के लिए नहीं उगा रहा, यहाँ पे सेल के लिए उगा रहा, मीन्स उससे वो बेनिफिट कमाने के लिए उगा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। द एरिया कल्टिवेटेड आर अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज। तो इस तरह के फार्मिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, क्योंकि ये जो है वो स्मॉल लैंड में प्रैक्टिस ना किया जाता है, इसको जो है बहुत बड़े बड़े एकर्स ऑफ लैंड में प्रैक्टिस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। देखो अगर बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स मिलके फार्मिंग कर रहे थे, बट कमर्शियली फार्मिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मशीन्स का यूज किया जा रहा है। कमर्शियली फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो कमर्शियल फार्मिंग में भी तीन तरह का बताया जा रहा है किसे किया जाता है, इसमें इंक्लूड कौन सा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो देखो यहाँ एक पिक्चर में दिखाया गया है शुगर केन का प्लांटेशन है, शुगर केन यहाँ पे उगा हुआ है। देखो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। क्रॉप को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वीट एंड मेज़ मीन्स वीट गेहूँ, और आर कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन। तो वीट और मेज़ को कॉमनली कमर्शियल क्रॉप माना जाता है कि ये ज़्यादातर पे इसे ही उगाया जाता है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियली ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ये जो कमर्शियली ग्रेन फार्मिंग है प्रैक्टिस किया जाता है मेनली कहाँ, तो टेम्परेट ग्रासलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में, एशिया में। तो इन सब जगहों पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो अच्छे अमाउंट में प्रैक्टिस किया जाता है। दीज एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। ये मतलब ये सब जो एरिया है वो स्पार्शली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं। विथ लार्ज फार्म, बड़ा बड़ा फार्म्स है यहाँ पे, स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में फैला हुआ है। सेवरल विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो सेवरिस विंटर्स मीन्स बहुत बैड विंटर, एकदम सीरियस, बहुत ज़्यादा ठंड। तो वो सब क्या करता है कि वो ये सब जो क्रॉप है उसके ग्रोइंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रुकावट पैदा करता है इस सबके क्रॉप को कल्टीवेशन करने में। इन अ मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोविंग फूड एंड फोडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पे हम लोग फूड क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हैं, फोडर मीन्स जहाँ चारा भी उगाया जाता है, और रियरिंग लाइफ स्टॉक मीन्स जानवरों को भी, भेड़ बकरियों को भी पाला जाता है, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस पार्ट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।